द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के विद्यार्थियों का मैं इस वीडियो के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, इससे पूर्व हम लोगों ने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास इस अध्याय के अंतर्गत हिंदी भाषा का उद्भव किस ढंग से हुआ, इस संदर्भ की समग्र स्थितियों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हिंदी भाषा वैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इस रूप से विकसित हुई। इस हिंदी भाषा का लगभग उद्भव 1000 के आसपास हुआ। 1000 से लेकर आज तक का जो हिंदी भाषा का समय है, इसका अध्ययन करने के लिए उसे 3 विभागों में विभक्त किया गया। जैसे आदिकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक कालीन हिंदी। हम आदिकालीन हिंदी का भी इससे पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आदिकालीन हिंदी की ध्वनिगत विशेषताएं, आदिकालीन हिंदी की व्याकरणगत विशेषताएं, आदिकालीन हिंदी के शब्द भंडार और इस युग के साहित्यकार तथा उनका लिखा हुआ साहित्य आदि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम हिंदी भाषा का दूसरा युग, बोले तो मध्यकाल, इस मध्यकाल के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। मध्यकाल का समय साधारणतः ईस्वी सन 1500 से 1800 तक का या विद्वानों के द्वारा निश्चित किया गया। वैसे देखा जाए तो ये हिंदी भाषा का एक सर्वोत्तम काल माना गया, या कई लोग इसे स्वर्ण युग मानते हैं। हिंदी भाषा का ये स्वर्ण युग है, ऐसा ही कई भाषा वैज्ञानिकों का कहना है। आप लोगों को ज्ञात है कि हम हिंदी भाषा का आदिकाल का अध्ययन कर चुके हैं। आदिकालीन भाषा या आदिकाल की हिंदी कहीं न कहीं अपभ्रंश भाषा पर निर्भर थी, लेकिन मध्यकालीन हिंदी अगर हम देखते हैं तो वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हुई भाषा हमें लगती है, क्योंकि इस मध्यकाल में अधिक मात्रा में यहाँ साहित्य लिखा गया और जनमानस में यह भाषा अधिक मात्रा में प्रचलित रही। वैसे देखा जाए तो इस मध्यकाल में राजभाषा के रूप में फारसी को यहाँ पर आश्रय प्राप्त हुआ, या मुगलों की राज की भाषा ये फारसी रही। भले ही मुगलों ने राजभाषा के रूप में फारसी को स्वीकार किया, लेकिन खड़ी बोली को भी उन्होंने यहाँ लेकिन प्रवाह से बाहर नहीं किया, उसको भी संरक्षण देने का काम किया। इसलिए जनमानस में खड़ी बोली विकसित रही, या बोलचाल की भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी का यहाँ पर विकास होता रहा। इसी के साथ ही साथ हिंदी के जो अन्य भाषा रूप है, इसमें अवधी, ब्रज, जिसमें यहाँ तुलसीदास तथा सूरदास ने जो देखिए महाकाव्यात्मक रचनाओं का लेखन किया है, उनकी रचना इस अवधि और ब्रज में हुई, और यहाँ इसी भाषा को भी राजाश्रय प्राप्त हुआ। भले वो राजभाषा नहीं थी, लेकिन राजाश्रय में ही वो भाषा पलती रही। अब मध्यकाल की हिंदी की ध्वनिगत विशेषताएं क्या है? मध्यकाल की हिंदी की ध्वनिगत विशेषताओं में पहली ध्वनिगत विशेषताएं हैं शब्दांत तथा अक्षरांत
लुप्त हो गया, क्योंकि शब्द या अक्षर के अंत में का उच्चारण होता था। जैसे कि शांत, शांत शब्द मध्यकाल में जैसे कि अपभ्रंश काल में या आदिकाल में शांत ऐसा उच्चारण होता था। मतलब त के आगे का उच्चारण होता था, लेकिन नहीं कि ये मध्यकाल में आते आते नहीं कि लुप्त हो गया। मतलब आकारांत ध्वनि यहाँ नहीं कि वो नहीं रही, शांत ऐसा ही उच्चारण उसका होने लगा। तो पहली ध्वनिगत विशेषताएं अक्षरांत या शब्दांत मध्यकाल में लुप्त हो गया। दूसरी विशेषताएं फारसी के प्रभाव के कारण उच्च वर्ग के लोगों की हिंदी में क, ख, ग, ज, फ ये 5 नए व्यंजन आ गए। मैंने आदिकालीन हिंदी का अध्ययन करते समय आपको उनकी ध्वनिगत विशेषताएं बताई थी। ड और ढ ये 2 व्यंजन हिंदी में आ चुके थे, नीचे नुक्ता दिया गया था अरबी फारसी के प्रभाव के कारण। अब उच्च वर्ग में, मध्यकालीन उच्च वर्ग में या जो दरबारी लोग हैं वहाँ पर नहीं कि दरबार में जो नहीं कि सेवा करते थे या बड़े बड़े नहीं कि सरकारी कामकाजों पर काम करने वाला ये जो उच्च वर्ग है, उन उच्च वर्ग के लोगों की हिंदी में फारसी के प्रभाव के कारण क, ख, ग, ज, फ ये नए 5 व्यंजन हिंदी में स्वीकार किए गए या हिंदी भाषा के अंतर्गत इन 5 व्यंजनों का समावेश होने लगा। ये फारसी के प्रभाव के कारण नहीं कि संभव हो चुका। तीसरी ध्वनिगत विशेषताएं हैं ह नामक ये जो ध्वनि है, ह इस ध्वनि के पहले इस ध्वनि का कुछ स्थितियों में उच्चारण जो है ये के जैसा होने लगा। मतलब अहमद ऐसा नहीं कि ह ध्वनि के पहले है यहाँ पर अहमद, लेकिन बोलचाल के रूप में क्या है अहमद ऐसा उसका उच्चारण होने लगा। अहमद का अहमद, देखिए बोलचाल के रूप में इस तरह से देखिए उच्चारण की प्रक्रिया में मध्यकाल के अंतर्गत अंतर निर्माण होने लगा। ह ध्वनि के पहले का कई स्थलों पर ये के रूप में उच्चारित होने लगा था। अब अगली विशेषता यहाँ पर यह है कि मध्ययुगीन अवधी ब्रज, ये जो मध्ययुग की भाषाएं ये अवधी और ब्रज में श का जो रूप है तालव्य श, नहीं कि मैंने यहाँ पर दिया जिसको आप श्यामर का श कहते हैं तो तालव्य श है, और मूर्धन्य श षटकोण का जो श है नहीं कि इसका प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं मिलता। इनकी जगह दंत्य स जो यहाँ पर स्क्रीन पर है तो इसका ही प्रयोग मिलता है। आज भी उत्तरी इलाके में आप अगर जाते हैं तो भाषा ऐसा शब्द का उच्चारण नहीं होता, भाषा ऐसा ही कहते हैं। मतलब वहाँ के इलाके में ये तालव्य श और मूर्धन्य श उच्चारण नहीं मिलते, तो यहाँ स ये दंत स का उच्चारण या दंत स का ही प्रयोग अधिक मात्रा में मध्यकाल के हिंदी में मिलता है। तो इस तरह की ये 5 लगभग 4 विशेषताएं यानी कि ध्वनिगत 4 विशेषताएं। शब्दांत लुप्त हो गया फारसी के प्रभाव के कारण। क, ख, ग, ज, फ ये 5 नए व्यंजन उच्च वर्ग के लोगों में आने लगे। ह के पहले का कुछ स्थितियों में ये जैसा उच्चारण होने लगा, और मध्ययुगीन अवधि ब्रज भाषा में तालव्य श और मूर्धन्य श के रूप नहीं मिलते, उसकी जगह दंत स का प्रयोग होने लगा। इस तरह की ये ध्वनिगत विशेषताएं। अब मध्ययुगीन हिंदी की या मध्यकाल के हिंदी की व्याकरणगत विशेषताएं इस रूप की है।
क्या है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से आदिकाल में देखिए वो अपभ्रंश पर निर्भर थी, लेकिन जैसे जैसे काल बीतता गया, कि कबीर जी ने लेखन प्रारंभ किया और कबीर के पंक्तियों में व्याकरण के नियम कहीं ना कहीं उत्कृष्ट ढंग से वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। कबीर को उसे कई लोगों ने अनपढ़ कवि कहा है, लेकिन उनकी पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे तो पता चलता है कि साहित्य का एक व्याकरणिक सौंदर्य भी उनके पंक्तियों के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। और उनके कारण खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण का रूप बहुत ही उत्कृष्ट वहाँ पर साबित हुआ, या व्याकरण की दृष्टि से मध्य युग में भाषा, हिंदी भाषा समर्थ बनी, या कहा जाता है कि व्याकरण की दृष्टि से हिंदी भाषा स्वयं के पैरों पर खड़ी हुई और अन्य भाषाओं की बैसाखियाँ लेने की उनको जरूरत नहीं हुई, इसलिए अपने पैरों पर मध्य युग में व्याकरण की दृष्टि से ये भाषा खड़ी हुई। दूसरी विशेषता है व्याकरण के ढंग से देखा जाए तो आदिकाल की तुलना में मध्यकाल की हिंदी अधिक वियोगात्मक हुई। पहले क्या है, वियोगात्मक भाषा यानी कि आदिकाल की हिंदी होने लगी थी, देखिए अपभ्रंश की अपेक्षा वियोगात्मक बनने का उनकी जो स्थिति या प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। लेकिन यहाँ देखिए मध्यकाल में आदिकाल की अपेक्षा यहाँ की हिंदी अधिक वियोगात्मक बनी, देखिए वो विग्रहात्मक अलग अलग शब्द यहाँ पर बनने लगे। परसर्ग और सहायक क्रियाओं का प्रयोग भी इसी युग में और अधिक बढ़ने लगा, मतलब सहायक क्रियाएं, देखिए शब्द के आगे पीछे कई परसर्ग भी, देखिए प्रत्यय देखिए जो पीछे लगते हैं, परसर्ग आगे लगता है, तो आगे पीछे के जो देखिए प्रत्यय परसर्ग यहाँ उसकी संख्या बढ़ने लगी और क्रियाओं का प्रयोग भी, सहायक क्रियाओं का प्रयोग भी अधिक बढ़ने लगा। जैसे कि लिखते लिखते खा रहा हूँ, लिखने की क्रिया, खाने की क्रिया, देखिए ये संयुक्त क्रिया, सहायक दोनों दो क्रिया एक साथ है, तो ऐसे देखिए सहायक क्रियाएं यहाँ पर आने के कारण कि हिंदी का व्याकरणिक रूप और अधिक विकसित होता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे परसर्ग और सहायक क्रियाओं का प्रयोग बढ़ने के कारण हिंदी और अधिक वियोगात्मक होती हुई हमें दिखाई देती है। अगली विशेषता देखिए व्याकरण के संदर्भ की, उच्च वर्ग में फारसी का प्रभाव होने के कारण हिंदी वाक्य रचना में फारसी का प्रयोग होने लगा, या फारसी ने कि से हिंदी प्रभावित होने लगी, क्योंकि उच्च वर्ग तत्कालीन मुगलों के शासन में उच्च वर्ग के भाषा में फारसी का प्रयोग अधिक मात्रा में होता था और परिणाम स्वरूप उसका प्रयोग हिंदी के अंतर्गत होने लगा और बहुत सारे शब्द संरचना में, वाक्य विन्यास में हिंदी फारसी के नज़दीक आने लगी। तो इस तरह की एक व्याकरणगत विशेषताएं मध्यकालीन हिंदी की यहाँ बताई जाती है। और शब्द भांडार देखिए, इस युग का शब्द भांडार अगर हम देखते हैं तो मध्यकालीन हिंदी में देशी विदेशी भाषा के शब्द हिंदी के अंतर्गत आने लगे। जैसे कि कई विद्वानों ने यहाँ संख्या भी दी है, क्योंकि मध्यकाल का भाषा वैभव इसीलिए यानी कि समृद्ध माना जाता है कि इसी हिंदी के अंतर्गत फारसी, अरबी, पश्तो, तुर्की आदि भाषा के शब्द यहाँ पर आने लगे। विद्वानों ने संख्या दी, फारसी के लगभग 3500 शब्द हिंदी के अंतर्गत आ गए, अरबी के 2500 शब्द आए, पश्तो के 50 शब्द हिंदी भाषा में आए और तुर्की के 125 शब्द हिंदी भाषा के अंतर्गत आए। और हिंदी ने इन्हीं सभी भाषाओं के शब्दों को स्वीकार किए, इसीलिए तो मध्यकाल की भाषा समृद्धि की ओर पहुंच रही थी।
दूसरी शब्द भंडार के संदर्भ की विशेषता है, भक्ति आंदोलन का वहाँ पर उचित मात्रा में विकास हुआ था। क्योंकि भक्ति आंदोलन का अधिक मात्रा में विकास होने के कारण वहाँ अंतिम अवस्था में जब भक्ति आंदोलन पहुँच चुका, तब संस्कृत के शब्दों का प्रयोग वहाँ पर बढ़ने लगा। तत्सम शब्द बोले तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी इसी युग में बढ़ने लगा। और इतना ही नहीं, यूरोप के साथ वहाँ ने कि अपने देश का संपर्क होने लगा, या यूरोपीय लोग अपने देश में आने लगे। जैसे कि पुर्तगाली लोग आए, स्पेनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी लोग कि यहाँ सन 1800 के पहले ही कि देश में आकर बस चुके थे। अंग्रेज भी वहाँ आकर बस चुके, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ये सभी लोग वहाँ आने के कारण इनके शब्द भी हिंदी के अंतर्गत आने लगे। परिणाम ये हुआ कि हिंदी का शब्द भंडार धीरे धीरे विस्तृत होने लगा। फारसी, अरबी, पश्तो, तुर्की, पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, देखिए ऐसे कई भाषा के शब्द हिंदी के अंतर्गत आने के कारण हिंदी का शब्द भंडार बढ़ गया। और जिस भाषा का शब्द भंडार अधिक मात्रा का होता है, वही भाषा एक अधिक समृद्ध हो जाती है। और हिंदी ने कि मध्य युग में समृद्धि के शिखर पर पहुंच रही थी। अब इस मध्य युग में हिंदी का विकास हुआ, और ये विकास करने के लिए जनता तो अपने ढंग से अपना सहयोग तो प्रदान कर रही थी। जनभाषा के रूप में जनता तो अपना सहयोग प्रदान ही कर रही थी। उसका हिंदी में नहीं कि सर्वस्व लेन देन विचारों का हो रहा था। साथ ही साथ इस युग में कई जो साहित्यकार है, उन्होंने अपना साहित्य लिखने के कारण हिंदी भाषा को भी और एक प्रगल्भता वहाँ पर निर्माण हुई। मध्य युग में हिंदी भाषा को और अधिक प्रगल्भता यहाँ पर निर्माण होती हुई दिखाई देती है। जैसे कि भक्ति साहित्य में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा का साहित्य यहाँ पर लिखा गया। राम भक्ति शाखा का साहित्य अवधी भाषा में लिखा गया, कृष्ण भक्ति शाखा का साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया, और साथ ही साथ यहाँ पर उर्दू, डिंगल, मैथिली, खड़ी बोली में भी यहाँ लेखन होता रहा। रैदास जैसा रचनाकार खड़ी बोली को अपनाकर कई उनके शब्द उसमें ब्रज के भी आए हैं, लेकिन खड़ी बोली के अंतर्गत उनका लेखन हुआ है। डिंगल, मैथिली भाषा में भी यहाँ पर देखिए रचनाएं हो चुकी है। इतना ही नहीं, बिहारी जैसा ब्रज भाषा में लेखन करने वाला रचनाकार कि मध्यकाल का ही माना जाता है। तो यहाँ ध्यान में रखें कि मध्यकाल में जायसी, सूरदास, तुलसी, बिहारी, भूषण, देव ने कि ये सभी रचनाकार मध्यकाल के हैं, जिन्होंने मध्यकालीन हिंदी को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। तो यहाँ ये ध्यान में रखिए कि मध्यकाल की हिंदी इस भक्ति आंदोलन के कारण एक समृद्धि के शिखर पर पहुंच चुकी। और मुगलों के राज में मुगलों ने भी कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को देखिए यहाँ राजाश्रय देकर, राजभाषा नहीं बनाया लेकिन राजाश्रय देकर जनमानस में इसको प्रचार प्रसार करने के लिए कोई रोक न लगाने के कारण इसी भाषा का यहाँ पर अधिक मात्रा में विकास हुआ है। इसीलिए हिंदी ये नहीं कि मध्यकाल में एक विकास की ओर पहुँचने वाली भाषा रही है, ये आपको यहाँ ध्यान में रखना है। तो दूसरे वीडियो में हम देखिए आधुनिक काल की हिंदी के संदर्भ में विचार मंथन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।